नमस्कार। तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत अभी तक आपने देखा कि मैंने आपको जितने भी प्रत्यय पढ़ाए उनमें किस तरह से पढ़ाया था कि पहले कोई एक अर्थ दिया था और बता दिया कि इस अर्थ को देने वाले प्रत्यय ये होंगे, जैसे कि निमित्तार्थक कौन कौन से हैं, युक्तार्थक प्रत्यय कौन कौन से हैं, भावार्थक प्रत्यय कौन कौन से हैं और संतान अर्थ के लिए प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय कौन कौन से हैं। आज मैं जो प्रत्यय पढ़ा रही हूँ आपको वो है अण प्रत्यय। अण प्रत्यय स्वयं अकेला ही कई अर्थों को देता है और अण प्रत्यय का देखिए अशेष रहता है और इसका जो प्रयोग होता है वो षष्ठ्यत के अर्थ में होता है। जैसे षष्ठी विभक्ति जो अर्थ देती है काकी के, चाहे वो किसी से संबंधित हो, चाहे वो किसी विशेष रूप को दिखा रही हो, तो काकी के का जो चिन्ह आता है वही अर्थ षष्ठ्यत वाला ही अण प्रत्यय देता है। तो अण प्रत्यय किन किन अर्थों में आता है, तो पहले देखिए, सबसे पहले हम इसे रख रहे हैं समूह के अर्थ में। अण प्रत्यय का प्रयोग समूह को बताने के लिए भी किया जाता है। इसको ऐसे समझेंगे कि काका नाम समूह अर्थात कौओं का समूह। तो काका नाम समूह अर्थात जब हम कौओं का समूह बता रहे हैं तो हम क्या कहेंगे उसे, काक प्लस अण, समूह के अर्थ में अण को यहाँ रखा और शब्द बन गया काकम अर्थात कौओं का समूह। इसमें ध्यान रखना ये है, इसके नियम क्या है, जब हम इसको समूह अर्थ में प्रयुक्त करते हैं अण प्रत्यय को तो वो बनता है नपुंसक लिंग में। तो उसका जो संपूर्ण शब्द बनता है अण प्रत्यांत वो नपुंसक लिंग में बनता है, क्योंकि ये तो आप जानते ही हो कि समूह अर्थ में जितने भी शब्द बनते हैं वो सभी नपुंसक लिंग में बनते हैं। जैसे गंगा है स्त्रीलिंग है, तो गंगा 5 गंगाओं का समूह अगर कहना है तो हम क्या कहते हैं, पंचगंगम, यानी कि जो समस्त जो पद होगा वो नपुंसक लिंग में ही होगा। तो समूह के लिए प्रयुक्त होने वाले सभी शब्द जब जो बनते हैं सामूहिक रूप से, तो उनमें जब कोई प्रत्यय लगता है तो वो नपुंसक भाव को देता है, इसलिए काकम शब्द बना। और अन्य तद्धित प्रत्ययों की भांति अण प्रत्यय का भी वही नियम है कि इसमें शब्द के आदि स्वर की वृद्धि होगी, गुण वृद्धि, और अंतिम स्वर का लोप हो जाएगा और अंत में फिर जो अण प्रत्यांत जो अंश बचा है उसको लगा दिया जाएगा। दूसरा अण प्रत्यय कहाँ प्रयुक्त होता है, संबंध के अर्थ में। किसी का किसी से संबंध दिखाना है, जैसे रात भर का, दिन का, उसका, या देव का। जैसे यहाँ देख रहे हैं हम देवस्य वरः, तो ये शब्द क्या बना, दैवः। यहाँ नपुंसक भाव नहीं हुआ क्योंकि ये सामूहिक अर्थ नहीं दे रहा है। और यहाँ हम बता रहे हैं कि अण प्रत्यांत शब्द जितने भी बनेंगे उनका लिंग संज्ञा के अनुसार बदल जाता है। तो यहाँ वरः के कारण हमने देव रखा। अगर कोई किसी ऐसी वस्तु को हम देवता की को प्रयुक्त करते जो कि नपुंसक लिंग की होती तो वो नपुंसक लिंग में होता, पुल्लिंग की होती है तो पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग होता है तो स्त्रीलिंग में। तो इस तरह से लिंग का निर्धारण वस्तु की संज्ञा के अनुसार हो जाता है। किंतु अण प्रत्यय लगने से इसका अर्थ क्या आ गया, देवता का वर, देव का वर अर्थात दैव। तीसरा किस अर्थ में लेंगे हम, विकार के अर्थ में लेंगे। विकार समझते हो कि विकार अर्थात किसी चीज का परिवर्तित रूप, विकृत रूप हो जाना। जैसे अन्न का विकार क्या होगा, अन्न का आटा, फिर चपाती, तो ये चपाती क्या हुई, अन्न का विकार हो गया। मान लीजिए दूध है तो दूध के विकार क्या होंगे, दूध का दही हो सकता है, घी हो सकता है, ये सब दूध के विकार होंगे। लकड़ी है, लकड़ी से कोयला, कोयले से राख, तो वो क्या हुई, राख, लकड़ी का विकार हो। तो किसी के जब विकार को हम दर्शाते हैं तो विकार को दिखाने के लिए भी अण प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे मृत्तिका निर्मितः घट, मिट्टी से बना हुआ घड़ा, तो इसको क्या करेंगे हम, उसको हम क्या बोलेंगे, मार्तिकः, अर्थात ये तो मार्तिक है या मिट्टी से बना हुआ है। तो मार्तिक शब्द कैसे बना, वही मृत्तिका में संबंध अर्थ को दर्शाने के लिए प्रयुक्त किया गया अण प्रत्यय। और वही शब्द के मृत्तिका के आदि स्वर की वृद्धि हो जाना, तो ये री के स्थान पर अर हो के आर हुआ, और अंतिम आ का लोप हो जाना। अंतिम जो भी अ होगा, ये का है अंतिम स्वर, यानी अंतिम अ का लोप होता है, तो अ का लोप हो जाएगा और शब्द बनेगा फिर मार्तिका, फिर उस अ में ये अण का अ लग जाएगा। अगला है अवयव अर्थ। अवयव अर्थात अंग, पार्ट, भाग। तो किसी चीज के अंगों को, पार्ट को या भाव को जब हम बता रहे होते हैं तो वहां पर भी हम अण प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे
मयूरस्य अवयव, मान लीजिए मोर पंख आदि आपने देखा तो उसको क्या कहेंगे आप? मयूरस्य अवयव, ये तो मोर का अंग है तो उसको बोलेंगे मायूरः, ये मायूर है। तो इस तरह से अब हम इनको और विस्तृत रूप में, चलिए अब अण प्रत्यय को हम विस्तृत रूप में जान लेते हैं। तो पहला तो यही है कि अण प्रत्यय का प्रयोग हम समूह के अर्थ में कर लेते हैं। किसी वस्तु के सामूहिक रूप को बतलाने के लिए अण प्रत्यय लगता है, और सामूहिक रूप जब बनाते हैं तो अम यानी कि नपुंसकलिंग कर देते हैं अण के अ के स्थान पर, क्योंकि अण का अशेष रहता है। और वो नियम आपको याद ही होंगे कि अण यानी कि अ लगाने के बाद क्या होता है कि शब्द के आदि स्वर की वृद्धि हो जाती है और अंतिम अ का लोप हो जाता है। उदाहरणों से समझिए, जैसे काक, अण, काकम, ये आपको बता ही दिया है। अगला लीजिए बक प्लस अण, बाकम अर्थात बगुलों का समूह। दूसरा वृक प्लस अण, तो री का अर होके, यहाँ देखिए बक में बक का अ का आ हुआ था और फिर बाक बना और समूह अर्थ में होने से अम हो गया, तो बाकम। इसी तरह से यहाँ अर होगा, अर से फिर आर हो जाएगा, क्योंकि वृद्धि होगी तो पहले री का गुण अर होगा और फिर उसकी वृद्धि आर होगी, तो हो जाएगा वारकम। इसी तरह से मयूर अण, मायूरम। भिक्षा अण, भिक्षा का समूह, तो ये हो जाएगा भैक्षम, क्योंकि ई का ए होगा, फिर ए की वृद्धि क्या होगी? आई, और तो ये हो गया भैक्ष। और क्योंकि समूह अर्थ में अण लगा रहे हैं तो ये भैक्षम हो जाएगा, यानी अ का अम हो जाएगा। अगला देखिए गर्भिणी प्लस अण, गार्भिणम। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि गार्भी शब्द कैसे बना? गर्भी के स्थान पर वो आदि वृद्धि हुई। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया कि अर का आर होके गार्भी हो गया। और दूसरे, अब यहाँ आप देख रहे हो कि ई का लोप हो गया है पुंवद भाव से, ई का लोप हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जब हम सामूहिक रूप में आपको बताया था कि किसी शब्द को समूह के अर्थ को बताते हैं तो वो नपुंसक लिंग में हो जाता है। और नपुंसक लिंग बनाने से पहले हमें क्या करना होगा कि जो शब्द है उसका पुल्लिंग होना आवश्यक है। तो जब पुंवद भाव हमने गर्भिणी शब्द को दिया तो उसके अंदर जो ई आया, ई प्रत्यय आया, उसका लोप कर दिया, तो शब्द क्या बना? केवल गर्भिण, और आदि वृद्धि होके गार्भिण हो गया, और फिर उसमें समूह अर्थ में अण लगाया तो गार्भिणम शब्द बन गया। इसी तरह से, क्योंकि समूह अर्थ में आप ये गर्भिणियों का समूह, इसका अर्थ तो वही रहेगा, लेकिन सामूहिक अर्थ देने के कारण हमने इसको नपुंसक लिंग अर्थ के जो रूप है उसमें रखा है एक वचन में। क्योंकि आपने समझा, देखा ही होगा कि सबसे पहले क्या होता है? पुल्लिंग होता है अत, नपुंसक लिंग अन, और फिर अंति। तो इसी तरह से उनको बदला जाता है। तो अंति अगर है तो पहले उसे हम अन में करेंगे, यानी ई आता है तो पहले उसे अ करेंगे, या आ आता है तो अ करेंगे, उसके बाद उसको अम या अत करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि नपुंसक लिंग अम होता है, पुल्लिंग अ और स्त्रीलिंग आ, और अगर स्त्री ई में आते हैं तो वो स्त्रीलिंग जो होता है, जैसे मान लीजिए पठ का ही बनाते हैं तो स्त्रीलिंग का बनेगा पठंती, और पुल्लिंग का पठन, और नपुंसक लिंग का पठत। तो जब हमें इधर से इधर बदलना हो या इधर से इधर, तो इसी क्रम में बदले जाते हैं, यानी नपुंसक लिंग का पुल्लिंग और पुल्लिंग का स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग, पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग। अभी ये शब्द आपको दिख रहे होंगे, याद होगा कि समूह अर्थ में हम क्या कर रहे थे? तल प्रत्यय का भी प्रयोग कर रहे थे, जिसका कि ताशेष रहता है। लेकिन हमने वहां बताया था कि तल प्रत्यांत शब्द जितने भी होते हैं वो स्त्रीलिंग में होते हैं, किंतु अगर हम ग्राम, जन, बंधु, गज, सहाय, इन शब्दों में तल को लगाते हैं तो वो समूह अर्थ को देते हैं। वैसे तल प्रत्यय समूह अर्थ में लगाया नहीं जाता, वो केवल स्त्रीवाची बनाता है। लेकिन ग्राम, जन, बंधु, गज, सहाय, इनमें समूह अर्थ देने के लिए हम अण का प्रयोग न करके हमारे पास तल प्रत्यय का विकल्प होता है, जिसमें हम कहेंगे ग्रामता, ग्राम प्लस तल अर्थात ग्रामता यानी कि गांव का समूह, जन प्लस तल अर्थात जनता, लोगों का समूह, बंधु प्लस तल बंधुता, भाइयों का समूह, गजता, हाथियों का समूह, सहायता, सहयोग का सामूहिक सहयोग। तो समूह अर्थ में तल का भी प्रयोग होता है, किंतु इन 5 जो शब्द हैं उन्हीं में तल प्रत्यय को सामूहिक अर्थ में लेने का विकल्प है। अन्य स्थलों पर हम सामूहिक अर्थ में अण का ही प्रयोग करते हैं।
अगला अण प्रत्यय को हम और किस अर्थ में लेते हैं? बताया था कि संबंध के अर्थ में भी हम संबंध को दिखाने के लिए भी अण का प्रयोग होता है। जैसे यह इसका है, ये संबंध बताने के लिए, अर्थात संबंध का केवल अर्थ यहाँ रिश्ते से नहीं है, बल्कि यहाँ पर रिश्तों या संबंधों से न होकर संबंधित होने से है, जिसके लिए कि अण का प्रयोग किया जाता है। तो लेकिन होता क्या है कि संबंध अर्थ को जब हम दिखा रहे होते हैं तो उसका जो लिंग निर्धारण होता है वो वस्तु के लिंग के अनुसार ही होता है। जिस किसी भी वस्तु के विषय में, जिस किसी भी वस्तु का संबंध हम किसी से दिखा रहे हैं तो वस्तु का जो लिंग है वही अण प्रत्यांत शब्द का लिंग बनेगा। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर उपगु अण, तो क्या बनेगा? उ का वृद्धि होकर गुण ओ, फिर वृद्धि औ, तो औपगु, तो औप उ का व हुआ औपगवम, क्योंकि अंतिम अ का लोप होता है। आ के अतिरिक्त अगर कोई और स्वर आ रहा है या आ के अतिरिक्त तो उसका लोप नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया? अण हो गया और उप औप ग व हो गया। और क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु के विषय में कह रहे हैं जो कि नपुंसक लिंग है कि ये उपगु की है, उपगोर इदम, तो इसीलिए इसका जो हमने सामूहिक रूप बनाया, अगर वो वस्तु जैसे हम कहें कि उपगोर इदम फलम, तो अर्थात ये फल उपगु का है, तो इसीलिए उसको हमने कहा उपगोर इदम, ये उसके लिए प्रयुक्त कर दिया। अगर वो पुल्लिंग में होता तो पूर्ण शब्द जो बनता वो उपगवः इस तरह से पुल्लिंग होता। तो वस्तु के, जिस वस्तु के लिए अण प्रत्यांत शब्द प्रयुक्त हो रहा है, संबंध किससे दिखा दिया हमने? उपगु से, अर्थात ये उपगु का है। इसी तरह से पूर्व में भी बताया है, फिर से जान लीजिए, देव प्लस अण अर्थात दैव, ये कोई जो भी है, जो भी वस्तु है, वर है या भोजन है इत्यादि, तो उसको हम, जैसे भोजन होता तो दैवस्य, तो हम कहते देवस्य भोजनम अर्थात दैव, ये देव का है, वर है तो दैवः, उसको हम बोलते दैवम, और ये वर के लिए तो ये हो गया दैवः। इसी तरह से निशा अण, तो ये बनेगा नैशम। जैसे कि मान लीजिए कोई भी वस्तु आपने लिए, जैसे यहाँ हम कर रहे हैं नैशम दुग्धम, रात का दूध, तो उसको हम बोलेंगे नैशम। तो यहाँ हमने रात्रि से दूध का संबंध दिखा दिया कि वो दूध रात का है। ग्रीष्म अण, ये बना ग्रैशम, तो ग्रैष्मम, ग्रीष्म प्लस अण तो ग्रैष्मम। तो क्योंकि अम लगाया हमने, क्यों लगा दिया अम? क्योंकि फल नपुंसक लिंग रहा तो हमने कर दिया ग्रैष्मम फलम, अर्थात गर्मी का फल, तो उसको, गर्मी के फल को हम क्या कहेंगे? ग्रैष्मम। संबंध अर्थ के अतिरिक्त विकार अर्थ को दिखाने के लिए भी अण प्रत्यय का प्रयोग होता है। जब किसी वस्तु के विकार रूप को दिखाना होता है, जैसे लकड़ी से कोयला, कोयला से राख, तो वो किसका हुआ? तो विकार हो गया, अर्थात उसका आकार बदल गया, उसकी आकृति बदल गई, लेकिन वो है मूलतः क्या? लकड़ी ही, तो इसका विकार रूप दिखाया। तो जब हम किसी का विकार रूप दिखाते हैं तो उसको दिखाने के लिए हम, उस विकृत रूप को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? अण का प्रयोग करेंगे। जैसे मृत्तिका अण, तो मार्तिकः अर्थात घड़ा, तो मार्तिका घट, इस तरह कर सकते हैं। भस्म अण भास्मनः, यहाँ हम क्या करेंगे कि नस तद्धित एक सूत्र है जो क्या करता है कि तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आए हुए स्त्री भाव को हटा देता है। यानी कि भस्म क्या है? भस्म को हम स्त्रीलिंग दे रहे हैं, राख को हम स्त्रीलिंग ले रहे हैं, लेकिन इसीलिए स्त्री भाव है, इसलिए उसमें ई का आगम था, लेकिन नस तद्धित सूत्र से हमने कि तद्धित प्रत्यय में वो नहीं होगा और उसका ई का लोप कर दिया। फिर क्या हुआ? जब ई का लोप हो जाता है, अर्थात स्त्री भाव का लोप हो गया, तो उसमें अन का आगम हो गया, तो ये शब्द बन गया भस्म अन। ई तो आया नहीं, स्त्री भाव दिखाने के लिए यहाँ क्या आ गया? अन आ गया, तो भस्म अन हो गया। और बाकी नियम वही लगेगा, आदि वृद्धि हो जाएगी, तो भ के स्थान पे होगा भास्म भा, तो ये हो जाएगा भास्मनः। और फिर जब अन हो गया तो अन में अन का पूर्व रूप ही रहेगा, यानी कि न का लोप नहीं होगा। ये भस्मन बन रहा था ना अन के आगम से, तो अन में जो न है उसका लोप नहीं होगा, और दूसरा कोई स्वर है नहीं, इसलिए उसका भी लोप नहीं होगा, और न जो है वो
व्यंजन है। तो इसी तरह से उसमें अन हो जाएगा, तो दोनों का भास्मन अम, तो इस तरह से रूप बन भास्मनः पुल्लिंग में। अगला देखिए, अवयव के अर्थ में भी हम लेंगे। जब किसी के भाग दिखाने के लिए बता ही दिया था कि अवयव, अंग, भाग, पार्ट, इन सब अवयवेच इसीलिए लिखा है कि विकार के अतिरिक्त अवयव के अर्थ में भी अण प्रत्यय का प्रयोग होता है। प्राणी, औषधि या वृक्षवाचक शब्दों से अवयव या विकार अर्थ में अण प्रत्यय लगता है। इसको उदाहरणों से समझने का कोशिश कीजिए कि मयूर अण मायूरः अर्थात मोर के अंग या विकार। मूर्व अण, यहाँ प्राणी हो गया, प्राणियों में के जब अंग आदि बताए जाते हैं, अवयव बताए जाते हैं तो अण लगता है। मूर्व या औषधि, मान लीजिए मूर्वा औषधि की जड़ डंठल आदि के बारे में कहना हो तो मूर्व अण करके उसको मौर्व कहेंगे कि ये मौर्व हैं, अर्थात मूर्वा औषधि के अंग हैं। पिप्पल अण पैप्पलः, तो या पैप्पलम भी कह सकते हैं, यानी कि पीपल के अवयव, पत्ते, फल, टहनी इत्यादि। मुदग अण, तो ये हो जाएगा मोदगः, अर्थात मूंग का बना विकार, मूंग दाल का विकार, जैसे कि सूप। ये अपवाद है क्योंकि खाने की वस्तु है, पीने की वस्तु है, फिर भी इसमें अण प्रत्यय लगा हुआ है। और इसी अपवाद को ध्यान रखिएगा कि खाने पीने की वस्तुओं को, खाने पीने पहनने की वस्तुओं को छोड़कर अण के विकल्प में मयट प्रत्यय भी लग जाता है। दूसरे स्थानों पर आप मयट प्रत्यय भी लगा सकते हो, लेकिन खाने और पहनने की जो संज्ञा आएंगी उनमें आप मयट या का प्रयोग नहीं कर सकते, केवल अण का ही प्रयोग करोगे, जैसे कि हमने मुदक का मोदक किया। तो मयट का क्योंकि मयम शेष रहता है तो अण का विकल्प है, अण के स्थान पर आप इनको लगा सकते हैं। जैसे स्वर्ण अण, तो ये वही आदि वृद्धि, और अंतिम का लोप, तो ये हो जाएगा सौ, सुका उका औ सौवर्णम, सौवर्णम अर्थात। और इस तरह से आगे हम इसको, ये हमने अण प्रत्यय लगा के किया, इसको सुवर्ण अण सौवर्णम बनाइए, या फिर आप चाहो तो अण के स्थान पर यहाँ मयट प्रत्यय का प्रयोग करिए। मयट के स्थान पर क्या हो जाता है, मयम। तो इसको क्या करेंगे हम, मयट प्रत्यय लगाने पर आदि वृद्धि आदि का कोई नियम नहीं है, तो इसको हम कहेंगे स्वर्ण मयम, तो केवल मयम लगा दिया जाएगा और शब्द यथावत रहेगा। भस्म अण, अण प्रत्यय लगाने से क्या बना, भास्मनम, अर्थ दोनों का वही है, और अगर मयट प्रत्यय लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, भस्ममयम। तो इस तरह आप अण के विकल्प में खाने और पहनने की वस्तुओं को छोड़कर अण के विकल्प में आप मयट का प्रयोग भी कर सकते हो। मयट में कुछ विशेष नियम नहीं है, केवल शब्द के साथ मयट का मयम जोड़ दिया जाता है। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा मेरा शिक्षण कार्य। धन्यवाद।